Hello everyone, today we have a topic from the nuclear physics that why electron can't exist inside the nucleus. So first of all, a theory was given that nuclei have two particles inside it. These are electrons and protons, right? बट ये थ्योरी जो है वो फेल हो चुकी थी. एक न्यू थ्योरी थी जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड ने क्या सजेस्ट करा 1920 में. फर्स्ट एक थ्योरी जो हम मान के चले थे उसके अकॉर्डिंग कौन से दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, राइट. बट वो थ्योरी फेल हो गई थी आफ्टर द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने क्या सजेस्ट करा 1920 में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता. न्यूक्लियस के इनसाइड कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, राइट. और उसका जो मास है वो प्रोटॉन के इक्वल होना चाहिए, राइट. कोई ऐसा पार्टिकल. तो 1932 में जब चैडविक ने डिस्कवरी करी, किसकी डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन की, राइट. 1932 में किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की. तो न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका जो मास है प्रोटॉन के इक्वल होगा. मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन, एज यू नो ऑलरेडी, राइट. अब इसका जो चार्ज है वो आपको पता ही है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि किसने सजेस्ट करी थी, रदरफोर्ड ने. तो चैडविक ने जब डिस्कवरी करी न्यूट्रॉन की तो उसके डिस्कवरी के बाद ये कंफर्म हो चुका था कि न्यू थ्योरी जो है वो न्यूक्लियाई के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या बनी कि उसके अंदर कौन से दो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट. जो जिनका मास जो है वो दोनों का इक्वल है, बट प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, राइट, जिसके कारण उसका पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, राइट. और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, वो न्यूक्लियस के चार्ज को इफेक्ट नहीं करते, राइट. अब इस जो एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, राइट. उसमें से फर्स्ट है वेव मैकेनिकल कंसीडरेशंस, राइट. तो वेव मैकेनिकल कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर, राइट. अब होता एग्जैक्टली कितना होता है, 2 फर्मी. जो साइज है न्यूक्लियस का वो होता है 2 फर्मी. जो फर्मी होता है वो 10⁻⁻14 और 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है. तो इसका जो एग्जैक्ट साइज है वो 2 × 10⁻⁻14 मीटर होता है, राइट. तो हम अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 मीटर. तो जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इफ वी सपोज जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसकी जो कन्फाइनमेंट होगी वो उसके साइज के अंदर ही होगी. तो उसका साइज कितना है, 10⁻⁻14 मीटर, राइट. तो इसलिए उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी, राइट, जो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी, 10⁻⁻14 मीटर, राइट. तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, डेल्टा पी. मतलब जो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h क्रॉस अपॉन डेल्टा x. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा x here, right, or you can put the value of h cross, where h cross, what is h cross? H cross is the Dirac constant. Now what is the difference between h or and h cross? H cross is the Dirac constant and h is the Planck's constant. Now what is the relation between these two? H cross is always equal to h upon 2 pi or 4 pi, right. तो आप यहाँ पे h क्रॉस भी यूज कर सकते हो और h अपॉन 2 पाई भी यूज कर सकते हो, राइट. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द h क्रॉस एंड h, राइट.
अब अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ तो H क्रॉस की हमारे पास वैल्यू होती है 1.055 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड पर मीटर, राइट, जूल सेकेंड, राइट। और अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करूँ, दिस इज 10⁻⁻14 मीटर, और यू कैन पुट द 2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, राइट। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट है वो कितना है, 0.527 इंटू 10⁻⁻20 जूल सेकेंड पर मीटर, राइट। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, राइट। और मतलब हमारे पास मोमेंटम जो है वो इतना हो सकता है इसका, राइट। अगर हम यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन की, जो कि हम मान रहे हैं कि वो इनसाइड द न्यूक्लियस है, राइट। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = P² C² प्लस m0² C⁴, राइट। अब यहाँ पे जो m0c² है ये क्या होता है, m0c², m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और m0c² इज द रेस्ट मास एनर्जी। ये क्या होती है, रेस्ट मास एनर्जी। अब रेस्ट मास एनर्जी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की, वो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन की, राइट, वो होती है 5.511 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये जो वैल्यू होगी वो हमारी मच स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ P² C², राइट। तो हम इस वैल्यू को, रेस्ट मास एनर्जी को यहाँ से निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन क्या बचेगा, E = PC। इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे E = PC है, तो यहाँ से हमारे पास जो E की एनर्जी है वो कितनी कैलकुलेट हो जाती है, you can put the value 0.527 into 10⁻⁻20, right, multiply by C is equal to 3 into 10⁸ meter per second, right. Now we can calculate the value which is equal to approximately equal to 10 mega electron volt, right. अब अगर इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस। बट एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो हमारे पास एनर्जी जो एमिट होती है ड्यूरिंग द बीटा डिके, हमारे पास जो न्यूक्लियाई के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिके होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके, राइट। बीटा में क्या एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, राइट। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है इलेक्ट्रॉन से, राइट, मतलब एक न्यूक्लियाई जो है वो डिके होता है, टूटता है वो फ्रेगमेंट्स में, राइट। तो उस टाइम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिके हो सकते हैं, अल्फा डिके भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है और गामा भी। तो बीटा डिके जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी रेंज में होती है, 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी ये जो वैल्यू है वो कॉन्ट्राडिक्ट होती है कि हमारी रेंज कितनी है, जब इलेक्ट्रॉन अगर इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, राइट। बट हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस रेंज, राइट। तो इसलिए फर्स्ट वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। सेकंड हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर स्पिन। इसको लेके हम क्या प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कैसे। सपोज हमारे पास नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 14, राइट। तो अगर हम फर्स्ट थ्योरी लेके चलें कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, 7, और इसका एटॉमिक नंबर भी 7 है। हमें पता है कि नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू अटोमिक नंबर, तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसमें, राइट। तो अटोमिक मास जो है वो 14 है, तो उसमें 14 जो है वो प्रोटॉन होने चाहिए, राइट। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए हमारे पास 21। तो 21 जो है वो ओड नंबर है, ओड नंबर है तो हर पार्टिकल की अगर हाफ इंटेग्रल स्पिन होगी तो ओड नंबर पार्टिकल्स की हमारे पास क्या होगी, हाफ इंटेग्रल स्पिन होगी, हाफ इंटेग्रल स्पिन, राइट। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया था कि जो नाइट्रोजन की स्पिन है वो क्या है, इंटेग्रल है, वो क्या है, इंटेग्रल, राइट। तो यहाँ से ये जो थ्योरी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पिन हाफ इंटेग्रल कैलकुलेट हो रही है, बट एक्सपेरिमेंटली उसकी जो वैल्यू स्पिन है वो कितनी होती है, इंटेग्रल। तो दोनों जो ये जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो फेल हो चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो 2000 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पे हम नाइट्रोजन की ही एग्जांपल लेते हैं, तो नाइट्रोजन में सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लार्ज अमाउंट, राइट। तो इसलिए हमारे पास न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी यहाँ पे टू लार्ज होगा, बट एक्सपेरिमेंटली जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है किसकी, न्यूक्लियस की, वो बहुत ही स्मॉल होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, राइट। न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर का मैग्नेटिक मूवमेंट हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, राइट। जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये थ्योरी यहाँ से भी फेल हो जाती है, राइट। लास्ट वन इज वेवलेंथ। जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ही लार्ज होगी, जो कि किसके कंपैरिजन में बहुत ही लार्ज होगी, डायमेंशंस ऑफ द न्यूक्लियस। डायमेंशंस कितनी होगी उसकी, 10⁻⁻14 मीटर, राइट। तो इसकी जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, उसकी वेवलेंथ वो टू लार्ज है एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्ट करना इतनी स्मॉल डायमेंशंस में वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट भी हमें क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू लाइक अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।